हेलो गाइस, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। हम जानते हैं सीवेज ट्रीटमेंट में हमने पढ़ा है कि बायोगैस क्या होती है। बायोगैस एक मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है जो कि माइक्रोबियल एक्टिविटी के थ्रू प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, बायोगैस इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी। इसका यूज़ हम फ्यूल की तरह से कर सकते हैं। अब ये बनते कैसे हैं, तो आप ये जान लीजिए कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि एनारोबिकली सेलुलोजिक मटेरियल पर ग्रो करते हैं और बहुत ही भारी मात्रा में मीथेन गैस CO2 और H2 इवॉल्व करते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रो एनारोबिकली ऑन सेलुलोजिक मटेरियल टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन अलॉन्ग विथ CO2 एंड H2। दीज बैक्टीरियम आर कॉल्ड एज मिथेनोजन। इट मीन्स इन जो बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें हम मिथेनोजन कहते हैं। और जो सबसे कॉमन मिथेनोजन बैक्टीरियम है वो है मिथेनोबैक्टीरियम। ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। आगे हम मिथेनोजेंस आर फाउंड इन द एनारोबिक सीवेज ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट एंड दे आर ऑल्सो प्रेजेंट ह्यूमन ऑफ कैटल्स। अब ये लाइन जो कही गई है इसको समझने के लिए आपको फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें हमने सीवेज ट्रीटमेंट बताया है। उसमें बताया गया था कि सीवेज ट्रीटमेंट में जो लास्ट स्टेज होती है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, उसमें क्या होता है, लास्ट स्टेज में जो हमने पढ़ा था एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, उसमें बताया गया था कि किस तरह से कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि बैक्टीरिया और फंजाई को डाइजेस्ट कर लेते हैं और मीथेन गैस इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो आपको इसको समझने के लिए, इस लाइन को समझने के लिए आपको फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट कहा गया है और उसी में हमें ये मिथेनोजेंस मिलते हैं, ठीक है। और ये मिथेनोजेंस जो होते हैं वो कैटल्स के रूमेन में पाया जाता है। कैटल्स के रूमेन यानी जो काऊ हैं, बुफेलोज हैं, ये सब का जो स्टमक होता है उसका एक पार्ट होता है रूमेन, ठीक है। उसमें भी ये मिथेनोजन बैक्टीरिया पाया जाता है। और ये मिथेनोजन बैक्टीरिया करता क्या है कि जो सेलुलोजिक मटेरियल होता है उनके स्टमक में उसको ब्रेक डाउन यानी तोड़ देता है एनारोबिकली CO2 और H2 में। इसलिए हम कह सकते हैं कि मिथेनोजेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैटल्स के न्यूट्रिशन में, ओके। और ये चीज़ यही कही गई है कि जो काऊ का डंग होता है वो सबसे ज़्यादा रिच सोर्स माना जाता है मिथेनोजेंस का। इसलिए काऊ का डंग जो होता है उसे हम बायोगैस बनाने में यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं गोबर गैस। अब हमारा ये जो फिगर है इसको तो आप लोग जान रहे होंगे दैट ये बायोगैस प्रोडक्शन, बायोगैस बनती कैसे है, ये उसी का प्लांट है, बायोगैस प्लांट अगर हम कहें तो इसको। और ये सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है इसका फिगर और इसके स्टेप्स कैसे इसको डिफाइन करना रहता है एक तरह से, और कुछ भी नहीं, बहुत ईजी है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हम क्या करते हैं। एक बहुत बड़े गड्ढे में हम एक कंक्रीट टैंक, इसे हम कंक्रीट टैंक कहते हैं, जो बाहर वाला टैंक है वो कंक्रीट टैंक है, 10 से 15 मीटर डीप गड्ढा करते हैं और उसमें इस टैंक को रखते हैं, ठीक है। उसके बाद एक गैस होल्डर को रखते हैं, फिर एक पाइप, आउटलेट पाइप कनेक्ट होती है जो कि घरों से जुड़ी होती है, आसपास के घरों से के पाइप से जुड़ी होती है। ये स्लरी होती है और ये स्लज होता है। अब देखो ये काम कैसे करता है। इस स्लरी में हम क्या करते हैं, डंग जो काऊ डंग होता है और वाटर को ऐड करते हैं, वो यहाँ से यहाँ जाता है। उसके बाद यहाँ पे उसमें कुछ रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शंस होने पे जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कुछ गैसेस रिलीज़ होती हैं जैसे मीथेन, CO2, H2, ये सारी गैसेस रिलीज़ होती हैं। और यहाँ पे एक फ्लोटिंग डेब्रीज बना होता है, जैसे जैसे गैसेस रिलीज़ होती जाती हैं ये ऊपर उठता रहता है और यहाँ से गैसेस जो होती हैं वो गैस चैम्बर या गैस होल्डर में पहुँच जाती हैं। हाइड्रोजन और CO2, CH3 ये सारी गैसेस होती हैं, ये सब मिल के एक गोबर गैस बनाती हैं, जैसे कि हमने पढ़ा बायोगैस, उसी को कहते हैं। जब ये सब मिक्स होती हैं तो बायोगैस बनता है। उसके बाद इस बायोगैस को इस पाइप की मदद से हम आसपास के घरों में भेज सकते हैं और उसको बायोगैस का यूज़ कर सकते हैं। और ये जो स्लज होता है इसका क्या काम होता है, देखिए यहाँ पे जो रिएक्शंस होते हैं, अगर थोड़ी सी भी स्लरी या कुछ भी रिएक्शंस नहीं हो पाते हैं तो जो बचा कुचा सामान रहता है इसमें वो यहाँ पे जाता है और यहाँ से उसको निकाल के आप फील्ड्स में और खेतों में फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब टाइप भी हो गया। अब हम जानेंगे कि इसको हम लिखेंगे कैसे। देखिए अब ये क्या है, कैसे हम इसको लिखेंगे, बहुत इजी है, जैसे जैसे हमने समझा वैसे वैसे लिख देंगे। द प्लांट ऑफ बायोगैस कंसिस्ट ऑफ अ कंक्रीट टैंक 10 to 15 मीटर डीप इन विच बायो वेस्ट आर कलेक्टेड एंड स्लरी ऑफ डंग इज फेड, ठीक है। अब हमने बताया था ये जो कंक्रीट टैंक है जो 10 से 15 मीटर डीप है और जिसमें स्लरी कलेक्ट होता है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर एक फ्लोटिंग कवर इज रिप्लेस ओवर द स्लरी विच कीप्स ऑन राइजिंग एज गैस प्रोड्यूस इन द टैंक ड्यू टू माइक्रोबियल एक्टिविटी। जैसे जैसे ये फ्लोटिंग डेब्रीज इसमें गैस बनती रहती है ये ऊपर की तरफ उठता रहता है।
उसके बाद ये जो प्लांट होता है उसके पास एक आउटलेट होता है जो कि पाइप से कनेक्ट होता है, घरों की पाइप से। ये पाइप हेल्प करती है बायोगैस को सप्लाई करने में इन नियर बाई हाउसेस, पास के घरों में। और जो बची कुछ स्लरी होती है उसको हम किसी अनदर आउटलेट जैसे कि स्लज है उसमें भेजकर हम उसका यूज़ फील्ड में फर्टिलाइज़र की तरह कर सकते हैं। और ये दो हमारे देखिए क्या कहते हैं फुल फॉर्म्स है। IARL इट मीन्स इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और KVIC यानी खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ये दो फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं एग्जाम्स में। तो ये देखिए अवतार है, इसमें हम आपको दिखाते हैं कि ये गाइड है एक तरह से, और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं वो हम आपको बता दें। जो हमने अभी पढ़ा है, ये देखिए जो हमने अभी प्लांट पढ़ा है जिस चीज़ के बारे में, वो यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा खासा इसमें फिगर भी बनाया हुआ है और एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है। और ये देखिए हमने टिक किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 सीवेज के बारे में, सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में। इसलिए देखिए ये 2019 में यूपी बोर्ड मॉडल पेपर में आया था, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में सीवेज ट्रीटमेंट और ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक ये क्वेश्चन, एक ये देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए ये पूरा सीवेज ट्रीटमेंट जो मैंने अभी आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया है वो पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। आपके 3 क्वेश्चंस बहुत आराम से तैयार हो गए। 3 बड़े क्वेश्चंस आपके बहुत आराम से तैयार हो गए। कम से कम 3-3 नंबर और 2-2, 4-4 नंबर के ये क्वेश्चंस आते हैं लॉन्ग में। और हमारे फर्स्ट वीडियो में जितना हमने माइक्रोब्स के बारे में बताया है उससे ये सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें मैंने देखा है कि सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, सारे क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ह्यूमन वेलफेयर में कौन कौन से माइक्रोब्स की यूज़, देखिए LAB, सैक्रोमाइसिस, प्रोपियोनी, एस्परजिलस, ये सारे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, अच्छा हो गया है ये सब कुछ। और ये हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। इसमें से 3 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप कहोगे कि न्यू लग रहे हैं थोड़े से। एक ये है क्वेश्चन नंबर 6, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। एक क्वेश्चन नंबर 3 है और एक क्वेश्चन नंबर 11 है जो मेरे लिए भी नया था। जब मैंने पढ़ा तो मुझे ये 3 क्वेश्चंस नए लगे। एक था विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रिंक्स इज प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, तो वाइन और बियर हो जाएगा। और ड्यूरिंग एनारोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इन प्रोड्यूसिंग बायोगैस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अंडरग्रेडेड, इसमें लिग्निन होगा। और ये जो 3rd वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर यूज एज ग्रीन मैन्योर इन क्रॉप फील्ड एंड सैंडी सॉइल, तो इसमें ये होगा क्रोटेलेरिया जूनिशा एंड एलागी कैमिलोरम। ठीक है, तो ये 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हमको 3 अलग तरह के लगे न्यूमेरिक, ये क्या कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो मैंने अंडरलाइन करके आपको बता दिया। और जितना मैंने पढ़ा है वो सब मैंने फर्स्ट वीडियो में सारे माइक्रोब्स के बारे में बता दिए हैं, आप उसको देख लीजिए, अपने आप ये सारी चीज़ सॉल्व हो जाएंगी। 3 बड़े क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम आगे करेंगे, जो सिर्फ 3 टॉपिक और बचा है, बहुत छोटा छोटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बायो फर्टिलाइज़र है और एक हमारा बायो कंट्रोल एजेंट है, उसके ऊपर भी ये क्वेश्चन हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए हमारा जो 10th क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायो फर्टिलाइज़र। 2019, 17 NCERT भी है, और 17 में और 2020 में भी ये क्वेश्चन आया है। तो इसी को भी हमें आगे कंटिन्यू करना है, इस टॉपिक को बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा। एक ये है और एक ये देखिए बायो कंट्रोल एजेंट्स के जो टॉपिक है उससे ये क्वेश्चन आया है 2020 में। तो ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है बायो कंट्रोल एजेंट। तो हम ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो फार्मर्स यूज़ करते हैं अपने खेतों में, जैसे इंसेक्टिसाइड्स हो गए, हर्बिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, तो ये सब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ह्यूमन बींग्स को भी और इन्वायरमेंट को भी इफ़ेक्ट करते हैं। तो एक तरीका निकाला गया कि बायोलॉजिकल कंट्रोल का यूज़ किया जाए। वो क्या होता है, दैट बायो कंट्रोल क्या होता है। बायो कंट्रोल यानी कि प्लांट्स को डिजीज़ से कंट्रोल करने के लिए या सेव करने के लिए, पेस्ट जो कीड़े मकोड़े लगते हैं उससे बचाने के लिए हम केमिकल तरीक़ों का यूज़ ना करके बायोलॉजिकल तरीक़ों का यूज़ अगर करते हैं तो उसी को हम बायो कंट्रोल कहते हैं। और वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, बायो कंट्रोल रिफर्स टू द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग डिजीज़ एंड पेस्ट। और ये जो मेथड होता है वो पूरी तरह से डिपेंड किस पे होता है कि हम वीड्स का प्रिवेंशन करें, पेस्ट का प्रिवेंशन करें, ना कि केमिकल्स का यूज़ करके उसे और बर्बाद करें। ठीक है, तो जो बायो कंट्रोल होता है उसमें कौन सी माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं,
बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, नीमाटोड्स, इन सारे हम वो माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं बायो कंट्रोल एजेंट में। और हमने ये बता दिया कि बायो कंट्रोल होता क्या है, ठीक है। तो हमारा जो ये फर्स्ट जो पॉइंट है वो है कंट्रोल बाय बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया का यूज़ करके हम क्या करते हैं। कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं? बैक्टीरिया लाइक बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, इसका यूज़ पेस्ट कंट्रोल में किया जाता है, ठीक है। और वायरसेस के थ्रू कैसे कंट्रोल किया जाता है? बैसिलो वायरस, जो कि न्यूक्लियर पॉलीहेराइड वायरस होता है, NPA, इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, ओके। जो हमने पीछे पढ़ा NPA वायरस जो होता है उसका यूज़ हम बायो कंट्रोल की तरह करते हैं। ये जो होते हैं ये कोई भी मैमल्स पे या बर्ड्स पे या जो नॉन टारगेट एनिमल्स होते हैं उन पर कोई भी बुरा इफेक्ट नहीं डालते हैं, कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालते हैं, इसलिए बहुत सेफ़ होता है। और फंजाई का यूज़ करके कैसे बायोलॉजिकल मेथड से हम यूज़ कर सकते हैं और फील्ड्स में यूज़ कर सकते हैं। तो कौन सा फंजाई का यूज़ करते हैं हम? एस्परजिलस ट्राइकोडर्मा, इसको याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा माइक्रोब्स का नेम याद रखना ज़रूरी है। एस्परजिलस ट्राइकोडर्मा एक फंजाई होता है जो कि बायो कंट्रोल में यूज़ किया जाता है। और फिर लास्ट हमारा है प्रोटोजोअन, कोसीडिया, माइक्रोस्पोरिडिया, ये ऐसे प्रोटोजोअन्स हैं जिनका यूज़ हम बायो कंट्रोल में करते हैं। तो इन सब के नेम याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आएगा हमारा माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइज़र। अब देखिए हम पढ़ते हैं माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइज़र। तो माइक्रोब्स का यूज़ हम बायो फर्टिलाइज़र से कैसे करते हैं? ये क्या करते हैं कि जो सॉइल होती है ना उसके न्यूट्रिएंट को ये बढ़ा देते हैं। अब इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सारे बायो फर्टिलाइज़र्स होते हैं। जो मेन सोर्स होते हैं बायो फर्टिलाइज़र्स के वो 3 होते हैं, जो कि बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया और फंजाई। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 3 हेडिंग भी हैं इसकी। तो सबसे पहले बैक्टीरिया बायो फर्टिलाइज़र की तरह कैसे काम करता है? जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, जो कि हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है, जो उसके नोड्यूल्स होते हैं, यानी कि लेगुमिनस प्लांट्स के रूट्स होते हैं, ठीक है। और उसके जो नोड्यूल्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? बाय द सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया के सिम्बियोटिक एसोसिएशन से ही इसके नोड्यूल्स, रूट्स के नोड्यूल्स बनते हैं। अब आप ये समझिए, राइजोबियम बैक्टीरिया तो आप जानते हैं एक तरह का बैक्टीरिया है। सिम्बियोटिक एसोसिएशन मतलब ये होता है कि ये प्लांट को बेनिफिट करता है और प्लांट इसको बेनिफिट करता है, यानी दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, उसी को हम सिम्बियोटिक एसोसिएशन कहते हैं। ये जो बैक्टीरिया होता है वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेकर उसको फिक्स करके ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जो कि प्लांट के द्वारा न्यूट्रिएंट्स की तरह यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और जो दूसरा बैक्टीरिया होता है वो होता है एजोटोबैक्टर या एजोस्पिरिलम। इनका भी काम यही होता है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से सॉइल में फ्री लिविंग करता है, ठीक है। और एक बात और, ये जो बैक्टीरिया हमने पढ़े हैं पिछले में, एजोटोबैक्टर और एजोस्पिरिलम, ये जो होते हैं वो नाइट्रोजन कंटेंट यानी सॉइल के नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ाते हैं। अब आएगा सेकंड है फंजाई एज अ बायो फर्टिलाइज़र। कुछ फंजाई होते हैं जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन करते हैं प्लांट के साथ, जैसे कि माइकोर्जिया, उन्हें माइकोर्जिया कहते हैं, ओके। जो मैनी मेंबर्स होते हैं फंगस के, उन्हें हम ग्लोमर फॉर्म्स में पाए जाते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, मैनी मेंबर्स ऑफ द फंगस जीनस ग्लोमर फॉर्म्स में होते हैं, या माइकोर्जिया, ठीक है। जो फंगल सिम्बियोन्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं? यहाँ पे फॉस्फोरस के काम होता है, ठीक है। ये फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट को पास करते हैं। ये जो माइकोर्जिया होते हैं वो क्या क्या चीज़ें करते हैं? सबसे पहले तो जो रूट में पैथोजन लगते हैं या पैथोजन से हमारे उसके जड़ों को जो होता है वो रोकता है पैथोजन लगने से, ठीक है। जो दूसरा है वो रेजिस्टेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉथ, सूखा पड़ने से प्लांट सूखे ना या प्लांट्स में सूखा ना पड़े उसको रोकते हैं। तीसरा, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं और उसके डेवलपमेंट को बढ़ाते हैं। ये माइकोर्जिया, इसके फंक्शंस पूछे जाते हैं, तो ये 3 फंक्शंस हैं, ये बहुत इजी हैं। सबसे पहले तो कि रूट्स में यानी कि जो पैथोजन लगते हैं उनको रोकता है, दूसरा ड्रॉथ, प्लांट्स को सूखने नहीं देता है, तीसरा ग्रोथ बढ़ाता है। अब आएगा साइनोबैक्टीरिया बायो फर्टिलाइज़र के थ्रू। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? एक ऑटोट्रॉफिक ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ठीक है। ये एल्गी की तरह है एक, जो कि ऑटोट्रॉफिक होती है, और जिसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं? मेन यही है, नॉस्टॉक और एनाबीना। ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल इनटू द सॉइल,
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेते हैं और उसको सॉइल में फिक्स करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल्सो ऐड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं वो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करते हैं और उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो चैप्टर पूरा ख़त्म होता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, और इसके क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिखा दिए हैं, अच्छे से दिखा दिए हैं। और अब हम देखिए ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर ख़त्म हुआ, ये सब मैंने अपने नोट्स से पढ़ाए हैं। तो एक बार आप इसको फर्स्ट, बहुत छोटे छोटे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 2 वीडियोज़ हैं, आप इसको देख लीजिए। जो कुछ भी समझ में ना आए वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको फिर से डिटेल में अच्छे से करके बता देंगे। और ओके, थैंक यू।